हेलो डियर। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। सबसे पहले मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों का मैसेज जो है हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर क्या अब हमारी क्लासेस नहीं चलेगी। तो देखो डियर, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि जिसके कारण कुछ ऐसे कार्य हैं जो बाधित हो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो है आपकी क्लासेस रन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। क्लासेस नहीं चल पा रही थी, बट आपकी क्लासेस अब से रेगुलर चलेंगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं आपका लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा। अभी आपका पूरा का पूरा जो भी लेक्चर होगा वह सबका सब रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले रहा बात, कुछ चीज़ों पे मैं बातें कर लूँ। देखो डियर, एंशियंट हिस्ट्री का एक से दो टॉपिक और बचा है जिसे हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आपका इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आएगा, यानी कि मध्यकालीन भारत आएगा। तो उसके लिए बाबू वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं और पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत 5 से 6 घंटे में एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसी के भांति हम मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हमको 4 दिन लगेंगे इस हिस्ट्री टॉपिक को, हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करने में, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे इतिहास के टॉपिक अगर हम देखें तो 4 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसको कंप्लीट करके फिर आगे की चीज़ों के लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये गुप्ता पीरियड, इसको हम लोग देखते हैं, गुप्त काल को देखते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बने हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये गुप्त वंश जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखो, गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य मिला है, अभिलेख के साक्ष्य मिला है और विदेशी यात्रियों के विवरण का सहारा लिया गया है। डियर, अगर बात करें, इतिहास हमारा किसी न किसी साक्ष्य के द्वारा ही चलता है, ठीक है। तो ये गुप्त वंश का जो मिला है इतिहास हमें, जो गुप्त वंश के इतिहास को आज हम पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं, और आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से जो भी भिन्न भिन्न प्रश्न बन रहे हैं उसका एक ही मात्र स्रोत है, जो कि साहित्यिक स्रोत है, अभिलेख के साक्ष्य हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण का सहारा लेकर के ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप तक, हम तक और ये पूरे जगह ये जाना जाता है। और इसी के माध्यम से हम लोग आज गुप्त वंश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें तो साहित्यिक स्रोत तो बहुत सारे हैं, तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या है, तो हमारा है वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की जो रचनाएं हैं वो, जैसे कि मुद्रा राक्षस। ओके, बात करें बौद्ध ग्रंथ जिसमें आर्य मंजूरी है, ठीक है, मूल कल्प है एवं वश बंधु चरित्र है। ये सभी के सभी आपके साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अगर बात करें विदेशी विवरण की, तो फहियान जो है, ठीक है, हेनसांग, अल्ब्रूनी, ठीक है, ये सभी के सभी विदेशी यात्री जो हैं गुप्त वंश के बारे में लिखते हैं और इस पे टिप्पणी करते हैं। जो भी इनका यात्रा के दौरान इनका अनुभव रहा है इस वंश के बारे में, तो इसके बारे में वो विवरण करते हैं, जिसके साक्ष्य के माध्यम से, जिसके सहारे आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये ओवरऑल मैं बता दूं कि ये सभी के सभी टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको एक तरीके से मैं बताऊं तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो भी पीपीटी मैं देता हूँ ये मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा फैक्ट्स मैं जो है एकदम खींच करके लाता हूँ पूरे टॉपिक से और आपको ये प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे, ठीक है। इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, किसी न किसी बेस पे जरूर माना जाता होगा कि जो गुप्त वंश का संस्थापक है वो कुषाण शासकों के सामंत थे। और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार यह वैश्य थे, यानी कि कुछ ऐसे इतिहास थे, कुछ नहीं, अनेक, अधिकतर, ज्यादातर, ठीक है,
इतिहासकार हैं जिनका कहना है कि जो गुप्त वंश का संस्थापक है, यानी कि गुप्त वंश का जिसने नींव रखा, वह क्या है? वैश्य है। वैश्य क्या है? एक प्रकार का जाति है। जाति को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आगे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए, तो अगर बात करें गुप्त वंश की स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी, और यही श्रीगुप्त को कुछ इतिहासकार जो है क्या मानते हैं? वैश्य मानते हैं। और ऐसा कुछ लोगों का भी मानना है कि ये गुप्त वंश का संस्थापक जो श्रीगुप्त है, ये कुषाण शासकों के सामंत थे। ठीक है, तो ये जो भी है हमारा इतिहास, ये साक्ष्य और ये प्रमाण के थ्रू ही चलता है, और वह प्रमाण और साक्ष्य 100% सही नहीं होता है। ओके, अब देखो, बात कर लिए हम लोग गुप्त वंश के संस्थापक। गुप्त वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिली? अब देखते हैं कि इस गुप्त वंश में जो भी प्रतापी राजा शासन किए हैं, और वहाँ से हमारे प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बना है, उन सभी टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें। तो देखो, सबसे पहला श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश के शासक हैं। ओके, देखो, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ओके डियर, इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। कब? 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की, और 240 से 280 तक ये रहा। ठीक है, तक शासन किया 40 वर्ष। ठीक है, इसने महाराजा की उपाधि धारण की। देखो डियर, ये उपाधि, ये टाइटल जो है पहले प्रतापी राजाओं जो है धारण करते थे, और ये यहाँ से जो है आरंभ होता है। देखिए, ये जो शासक है, एक तो छोटे मोटे टाइटल जो है ये धारण करते हैं, अचीव करते हैं, बट अगर वहीं आप अगर दिल्ली सल्तनत में अगर जाओगे, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, तो उसमें आप देखोगे कि इतना लंबी चौड़ी जो है आपको टाइटल देखने को मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे याद रखूं, कैसे याद ना रखूं। बट मैं हूं तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो श्रीगुप्त से रिलेटेड मुख्य रूप से मुझे लगा कि आप अगर इतना जानकारी रखते हैं तो इस आपके लिए बेटर है, बेस्ट है, इनफ है। देखिए, तो नेक्स्ट है हमारा ये घटोत्कच। ठीक है, ये क्या है? इसके बाद के शासक रहे हैं गुप्त वंश का। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नहीं बोल पाते हैं हम। ठीक है, कोई भी नहीं बोल पाएगा कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, उत्तराधिकारी बना, और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इतना जानो। नेक्स्ट, जो कि सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण राजा जो रहे हैं गुप्त वंश का, अब देखिए वो कौन है? वह है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा, यानी कि महत्वपूर्ण मतलब समझ ही सकते हो कि ये जरूर प्रतापी होंगे। ठीक है, एक अच्छे योद्धा होंगे, तभी तो इनको यहाँ पे इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण दिखाया है। ठीक है, इन इसने महाराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ओके, तो ये मुख्य रूप से इनकी उपाधि रही है। ओके, अब देखो, यहाँ आप देखोगे तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी देवी से हुआ था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत क्या है? तो ये कैलेंडर है एक प्रकार का, जिसका जो है शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब देखो डियर, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, चंद्रगुप्त एक चंद्रगुप्त हमारे मौर्य वंश के हैं, और एक चंद्रगुप्त यहाँ पे आपको गुप्त वंश को देखने को मिलेंगे। बट चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड, और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज ना होंगे आप। ठीक है, और अधिक से अधिक जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज आप नहीं होंगी। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब गुप्त वंश का नेक्स्ट जो शासक है हमारे, कौन है? ये समुद्रगुप्त हैं। कौन है? समुद्रगुप्त है। तो देखो, समुद्रगुप्त के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है,
ओके, देखो समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो यह कुमार देवी का पुत्र, ठीक है, अतः अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था, ठीक है। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। इनके जो नीति थी वह कौन थी? ठीक है, आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। इसने आर्यवर्त, ठीक है, यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो इन्हें विजयों के कारण ऐसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि ओवरऑल मैं बात करूं तो ये दक्षिण और उत्तर के दक्षिण उत्तर भारत के राज्यों पे अधिक से अधिक विजय प्राप्त किए, जिसके कारण इस विजय को देख करके इन्हें क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा गया। ओके, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये नेपोलियन का मीनिंग क्या होता है। तो ये होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा आप सर्च करना कि नेपोलियन का मतलब क्या होता है। ओके, नेपोलियन का मतलब क्या होता है एक बार प्लीज़ आप सर्च करना और मुझे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता देना ज़रूर, ठीक है। ओके, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कमेंट हमें प्राप्त होगा। ओके, चलो। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। क्या है? इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन। और हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। याद रखना, कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। और वहीं हरिसेन जो है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना भी किए थे, ठीक है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। आपसे पूछ देगा कि गुप्त वंश का कौन वह शासक है जो संगीत से लगाव रखता था या संगीत से प्रेम करता था? वो कौन है? तो वह है समुद्रगुप्त। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों माना जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास बिना साक्ष्य का नहीं चलेगा। जब तक उससे प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक आप इतिहास को नहीं जान पाएंगे, यानी कि वह चीज़ें इतिहास में लिखी ही नहीं जाएगी। तो ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी बीड़ा बजाते हुए चित्रों का अंकित किया गया है। यानी कि मैं बात करूं कि जब समुद्रगुप्त का शासनकाल था तो उस टाइम जो सिक्का चलता था उस समय समुद्रगुप्त का जो है बीड़ा बजाते हुए चित्र का जो है वर्णन जो है उस सिक्का पर देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब इससे संगीत से प्रेम नहीं था तो वह आखिर उस सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए अपने चित्र का साक्ष्य क्यों देता, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया और ये अनुमानित चीज़ें हैं। और इतिहास आप जान रहे हो कि सारी की सारी अनुमानित होती है, 100% प्रूफ नहीं हो पाता है। अगर किसी एक विषय पे अगर आप देखोगे तो हर एक इतिहासकार कुछ अपना अपना मत अलग अलग तरीकों से ही देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए गुप्त वंश का हमारा अगला शासक है जिसका नाम है रामगुप्त, ठीक है। अब देखो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला शासक बना, परंतु एक एक अयोग्य शासक था, यानी कि बहुत ही अयोग्य शासक था। और इसको आपको इतना ही जानना है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना और यह एक अयोग्य शासक था, इसलिए ये ज़्यादा दिन तक गद्दी पर नहीं बैठ पाया, ठीक है। बट जस्ट उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गद्दी को संभालते हैं। अब देखिए इसके बाद उसका अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बना। इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, चांदी के सिक्के चलवाए। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये भी एकदम महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा थे गुप्त वंश के। और इसने क्या किया? मालवा और गुजरात के शक शासकों पर क्या किया? विजय पाए, जिसके कारण ये जो है उसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और अपने राज्य में जो है चांदी के सिक्के को चलवाते हैं। ओके, यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के महारौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त किया था। कौन? ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीन यात्री फहियान भारत आए थे और इसी के यात्रा विवरण के थ्रू जो है हम लोग आज इन
गुप्त वंश के शासकों के बारे में और इतने प्रतापी राजाओं के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं। ओके, अब देखो डियर, अगर बात करें कुछ और चीज़ों की तो यहाँ से देखो। अब देखो यहाँ अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये अगर हम बात करें तो गुप्त वंश के ये बहुत ही प्रतापी राजा रहे हैं और ये अपनी नीति बहुत ही अलग तरीके से बना कर रखते थे। देखो, इसके दरबार में जो है 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ओके, अभी तक आप किसी के भी दरबार में नवरत्न को रहते नहीं देखे होंगे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। पहले नवरत्न है धन्वंतरी, सॉरी नंबरिंग कुछ भी नहीं है, बट मैं जिस फॉर्म में लाया हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो थे आयुर्वेद के ज्ञानी थे, ठीक है। छपनक जो विद्वान थे, नीति से परिपूर्ण थे। ओके, उसके आगे देखेंगे शंकु जो कि ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। ये सभी के सभी कहाँ रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उपस्थित रहते थे। वेताल भट्ट जो है तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे, यानी कि तंत्र मंत्र जो भूत प्रेत की जो चीज़ें होती हैं, तांत्रिक विद्या उसी को कहते हैं वशीकरण, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से ही चली आ रही है प्यारे, ये कोई नया चीज़ नहीं है। तो ये भी रहते थे। और घट खर पर, ठीक है, जो कि ये कवि हैं, ये भी रहते थे, ठीक है। और वर रुचि जो है व्याकरण अर्थात व्याकरण के ये ज्ञानी है वर रुचि, ये भी उपस्थित है। कहाँ पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगर बात करें नेक्स्ट अमर सिंह जो कि कौशकार, ठीक है, कौशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे, ठीक है। 12 मिहिर जो कि खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। और देखो नेक्स्ट कालिदास जो कि अति विद्वान व्यक्ति हैं, संस्कृत के महाकवि हैं। कौन? कालिदास, जो कि कहाँ है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि के रूप में, यानी कि दरबारी विद्वान नवरत्न के रूप में जो है उपस्थित रहे हैं। उसमें कालिदास भी सम्मिलित हैं। ओके, याद रखना। अगर कालिदास, ये हिस्ट्री में अगर आप पढ़ रहे हो तो जीके है, जीके में जितने भी कालिदास से रिलेटेड पुस्तकें हैं वह आप याद कर लेना, क्योंकि वहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं और मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब देखो गुप्त वंश जो है, कुमारगुप्त के बारे में देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। हाँ भाई, अगर बात करूं तो वही नालंदा विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूं, जो कि बिहार राज्य में अवस्थित एक विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय थी, जो कि अभी खंडहर के रूप में जो है वहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो ये आखिर इतनी बड़ी विश्वविद्यालय खंडहर के रूप में कैसे तब्दील हो गई, ये हम इतिहास के माध्यम से ही जानेंगे। तो थोड़ा सा वेट करो, आगे ये सारी घटनाएं जो है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो आप जानोगे, पहले इसकी स्थापना को देखो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने। किस वंश के शासक ने किया? गुप्त वंश के शासक ने किया। ओके, देखो कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। इसके बाद गुप्त वंश के कई छोटे छोटे शासक हुए, ठीक है, बट उसको नहीं जानना है आपको। छोटे छोटे शासक हुए क्योंकि कुमारगुप्त के बाद प्यारे जो है आपका ये गुप्त वंश जो है एकदम विलुप्त की ओर बढ़ता चला गया। क्योंकि देखो डियर, एक बड़े से साम्राज्य को संभालने के लिए एक योग्य शासक होना अति आवश्यक है, नहीं तो वो विलुप्त की ओर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो बाद में गुप्त वंश के क्या हुआ? बहुत छोटे छोटे जो है शासक हुए। एरण अभिलेख जो है, एरण अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासक की जानकारी मिलती है, ये याद रखना। और एरण अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा जो है, जो औरतें अपनी सत्यता का जो है परिचय देती थी, इस प्रथा से गुजरती थी, इसका पहला साक्ष्य, पहला प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। कहाँ से प्यारे? एरण अभिलेख से मिलता है, याद रखना। अब देखो इस वंश का अंतिम शासक जो रहा है विष्णुगुप्त रहा है। अब बस इतना ही याद रखना। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता गया और पतन की ओर बढ़ता गया, ठीक है। तो इस प्रकार से गुप्त वंश का पतन होता है। इसका कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं है कि गुप्त वंश का पतन कैसे होता है।
अब प्यारे बात करूं कि गुप्तकालीन रचनाएं और उनके लेखक, यानी कि गुप्त काल में अनेक विद्वान आपको देखने को मिले, तो जरूर कहीं ना कहीं ये भी है कि गुप्त काल में अनेक रचनाएं हुए होंगे। अगर विद्वान हैं तो रचनाएं तो अवश्य हुए होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ कालिदास की, ठीक है, जो कि महान कवि हैं कालिदास, इनकी बात करें तो देखो, कालिदास की अगर बात करें हम तो ओवरऑल अगर कालिदास को देखा जाए तो इन्होंने 7 रचनाएं की हैं गुप्त काल में। कितने? 7 रचनाएं की हैं, और ओवरऑल पूरा आपको याद रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। विक्रमो वर्षियम इनकी रचना है, ठीक है। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ठीक है, ऋतु संहार, ये सभी के सभी ओवरऑल इनकी ही रचनाएं हैं और सब आपको याद करना ही है, ठीक है। अगर बात करें विशाखा दत्त की, तो विशाखा दत्त की 2 रचनाएं हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। अगर बात करें नेक्स्ट, तो मृक्ष कटिकम जो है शूद्रक की रचनाएं हैं। किसकी? शूद्रक। अगर अगला बात करें तो अमरकोश जो है अमर सिंह की रचना है, ठीक है। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है प्यारे, और कामसूत्र जो है वत्स्यायन की रचना है। पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा का, और नीतिसार आपका कमाद का। एक बात मैं बता दूं कि जो आपके हिंदी में रचना और रचनाकार एक टॉपिक है जिसे आपको हिंदी सेक्शन में पढ़ना है, वहाँ भी इन सभी चीज़ों को लर्न करना होगा, याद करना होगा। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ भी अगर 15 रचनाएं आपको यहाँ मिल रही है, और ये मैं बताऊँ कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड ये क्वेश्चन है, ये रचनाएं और रचनाकार हैं, और यहाँ से हर हाल में कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, वो जो 15 मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो वह याद कर ही लेना, आप उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। अब देखो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर की बात करूं तो इससे देखते हैं। देखो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तिगावा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। एरण का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में है, ओके। भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर फन्ना मध्य प्रदेश में है, और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और बात करें नागोद शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। अगर मैं बात करूं तो गुप्तकालीन के जितने भी प्रमुख मंदिरें हैं वो मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक देखने को मिले हैं, और दूसरा उत्तर प्रदेश में, यानी कि एक तो एमपी में और एक यूपी में, ओके। ओवरऑल देखो, ओके। अब नेक्स्ट कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसे हम लोग देख लें, डिस्कस कर लें, उसके बाद हमारा गुप्त वंश एंड होगा, ओके। अब देखो इसकी सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था ये गुप्त वंश, ओके। अब देखो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती का प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, ठीक है। देखो अब गुप्तकालीन इकोनॉमिक देखते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब देखो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वह कृषि था। कौन था? वह कृषि था, ओके। भू राजस्व ही राज की आय का मुख्य साधन होता था। भू राजस्व का कुल आय 1/6 हिस्सा होता था, ठीक है। कितना होता था? 1/6 हिस्सा होता था, ओके। तो ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब ये लास्ट स्लाइड है, ओके। बाकी इसके बाद हमारा ये गुप्त काल एंड होगा। अब कुछ अन्य कार्य हैं, इसे देख लो, और इसे ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लर्न कर लेना, या मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको, ठीक है डियर, ओके। अब देखो ये नेक्स्ट कुछ अदर फैक्ट्स हैं, अन्य तथ्य हैं। गुप्त काल को भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग माना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और पूछने की संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिला है, ओके। इसमें
शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था, ठीक है। और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो ग्रामीण के अधीन होती थी, ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा की को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में, ठीक है। तो देखो डियर, ओवरऑल बाबू आपका यही रहा आज का टॉपिक गुप्त काल से रिलेटेड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो चैनल पे हमेशा बने रहिएगा, और जो भी नए बच्चे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, बाय बाय मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। चलो।